भारत की कार्रवाई आतंक के खिलाफ जारी रहेगी और आतंक का समर्थन करने वाले, साथ देने वाले हर देश पर भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। तुर्की ने जो कुछ किया है उसके बाद उसे यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की ने खुलकर दुश्मन मुल्क पाकिस्तान का साथ दिया। भारत की मदद को भुलाकर दगाबाज तुर्की ने दुश्मन को ड्रोन से लेकर ड्रोन ऑपरेटर तक भेजकर मदद की और भारत को चोट पहुंचाने की पूरी कोशिश की। इतना ही नहीं, दगाबाज तुर्की ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भारत के खिलाफ जमकर प्रोपेगेंडा फैलाया, जबकि भारत ने हर मुश्किल वक्त में इसकी मदद की है। लेकिन धोखेबाज तुर्की ने हर बार दुश्मन का साथ दिया है। भारत के दुश्मन पाकिस्तान का साथ देने वाले तुर्की के खिलाफ देश भर में गुस्सा देखने को मिल रहा है। बायकॉट तुर्की की मुहिम पूरे देश में तेज हो रही है। वहीं दूसरी तरफ चौंकाने वाली एक खबर भी आई। तुर्की की एक जॉइंट वेंचर कंपनी है सेलेबी, ये भारत के संवेदनशील एयरपोर्ट्स की हाई सिक्योरिटी से जुड़े काम संभाल रही है। तुर्की की कंपनी सेलेबी भारत के 1-2 नहीं बल्कि 9 प्रमुख एयरपोर्ट्स की हाई सिक्योरिटी से जुड़े कामों को संभाल रही है। और इस कंपनी से भारत की सुरक्षा को किस तरह का खतरा हो सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे बड़े पैनल के साथ। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। भारत के ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की ने खुलकर दुश्मन मुल्क पाकिस्तान का साथ दिया है। इस दगाबाज मुल्क को सबक सिखाने के लिए देश भर में बॉयकॉट तुर्की की मुहिम तेज हो गई है। तुर्की के सेफ से लेकर टूरिज्म तक पर चोट की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ चौंकाने वाली बात सामने आई है। तुर्की की एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी सेलेबी भारत के संवेदनशील एयरपोर्ट्स की हाई सिक्योरिटी से जुड़े काम संभाल रही है। तुर्की की कंपनी सेलेबी भारत में 1-2 नहीं बल्कि 9 प्रमुख एयरपोर्ट्स की हाई सिक्योरिटी से जुड़े काम को संभाल रही है। ये कंपनी भारत में हर साल लगभग 58,000 उड़ानों का संचालन करती है। इन एयरपोर्ट्स में दिल्ली, मुंबई और चेन्नई जैसे एयरपोर्ट्स शामिल हैं। सेलेबी की ओर से भारत में किए जा रहे काम में ग्राउंड हैंडलिंग, कार्गो मैनेजमेंट और एयर साइड ऑपरेशंस शामिल हैं। ये सभी संवेदनशील और हाई सिक्योरिटी वाले काम माने जाते हैं। एयर साइड जोन में काम करने वाले कर्मचारी सीधे विमानों के संपर्क में आते हैं और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स के सामान और कार्गो की जिम्मेदारी संभालते हैं। एयरपोर्ट का माहौल बहुत ही मुश्किल और नियमों से बंधा होता है। ऐसे में सुरक्षा में जरा सी भी चूक भारी पड़ सकती है। कहा जा रहा है कि सेलेबी कंपनी का संबंध तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन के परिवार से जुड़ा है, लेकिन नाटो के एक पूर्व खुफिया अधिकारी ने इससे इनकार किया है। ये वही एर्दोगन हैं जो पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के साथ न सिर्फ गलबैया करते नजर आए हैं बल्कि आतंक मुल्क को हर संभव मदद करते हैं। भारत ने तुर्की को हर मुश्किल वक्त में मदद की है, लेकिन बदले में तुर्की ने हर बार भारत को धोखा दिया है। ऐसे में तुर्की की कंपनी सेलेबी का भारत के संवेदनशील एयरपोर्ट्स की हाई सिक्योरिटी से जुड़े काम संभालना खतरे से खाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। बैन तुर्की के सामानों के खिलाफ प्रदर्शन होना, सेब जो है उसके खिलाफ प्रदर्शन होना, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं तुर्की के जो आते हैं। लेकिन ये जो एविएशन वाली बात है, यानी 9 एयरपोर्ट में सीधे सीधे तुर्की से जुड़ी हुई कंपनी का दखल होना, ये बड़ा गंभीर मामला है। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। कई मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगा विंग कमांडर आलोक सहाय साहब से। आलोक जी ने कई मौक़ों पर हमें जानकारियाँ दी हैं, एविएशन एक्सपर्ट भी हैं। निश्चित तौर पर उनसे अच्छा मेहमान कौन हो सकता है इस मसले को समझने के लिए। तो आलोक जी, सबसे पहले आपका स्वागत है और ये बताएं कि एविएशन सेक्टर में अभी जब ये खबर हमको मिली तो मतलब पूरे देश के लोगों को तुर्की के खिलाफ एक गुस्सा ज़रूर था, लेकिन इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती कि किस तरीके से एयरपोर्ट्स का मैनेजमेंट होता है, कैसे बाहरी कंपनियों को इन चीज़ों को आउटसोर्स किया जाता है, इस तरह की सर्विसेज को आउटसोर्स किया जाता है, और ये कितना गंभीर हो सकता है, थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। प्रवीण जी, मैं सिर्फ एविएशन एक्सपर्ट ही नहीं हूँ, इस टॉपिक के लिए और भी उपयुक्त इसलिए हूँ कि मैं मुंबई एयरपोर्ट पे एयर साइड ऑपरेशन को 3 साल तक हेड कर चुका हूँ। तो मैं बताऊं कि सेलेबी जो है वो भारत में ग्राउंड हैंडलिंग की आज के डेट में नंबर 1 एजेंसी के रूप में उभर के सामने आई है।
इनको जो कॉन्ट्रैक्ट मिलता है वो निश्चित रूप से काफी सेंसिटिव एरिया पे एयर साइड एरिया में होता है। एयर साइड एरिया वो एरिया होता है जहां पर जहाज खड़े रहते हैं, वहां पर दूसरे एयरपोर्ट के कर्मचारियों को भी जाने की अनुमति नहीं होती है। वहां पर एयरपोर्ट पे भी वही कर्मचारी जा सकते हैं जिनको स्पेशली आधिकारिक रूप से एयर साइड एरिया में काम करना है और उनके लिए स्पेशल अलग से पास इशू किया जाता है। तो ये बहुत ही सेंसिटिव जोन है। इसमें सेलेबी जो है वो कुछ सालों पहले एक बहुत अच्छी प्रोफेशनल कंपनी के रूप में उभर के सामने आई है। ये काम करती है हमारे आपके जो बैगेज हैं उनको हैंडल करना, अंदर में एक सामान उसमें लोडिंग करना, कार्गो लोडिंग करना जहाजों में, जहाज जो लैडर्स होते हैं वो लगाना, वो निकालना, लैडर्स के ऑपरेशंस और इस तरह के ग्राउंड हैंडलिंग की बहुत सारी एक्टिविटी एयर साइड एरिया में, जो एयर साइड एरिया में ये चेलेबी को दी हुई है कॉन्ट्रैक्ट के तहत। अच्छी कंपनी थी, अच्छा काम कर रही है। तो ये बहुत ही हाई सिक्योरिटी जोन है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि एयर साइड एरिया में रनवे भी आता है, टैक्सी वे भी आता है, सारे नेशनल इंटरनेशनल जहाजों के स्टैंड होते हैं, वहां जहाज खड़े होते हैं। कोई भी आदमी जहाज में के पास जा सकता है, आ सकता है, जहाज में कुछ भी लोडिंग कर सकता है बैगेज के साथ में। तो ये तो सिक्योरिटी से रिलेटेड मामला है, इसमें कोई शक नहीं है। अब दो बातें हैं इसमें, मैं आपको बताऊं। एक तो अगर सिक्योरिटी लैप्स हुआ इनके माध्यम से तो काफी सीरियस बात हो सकती है। ये कहीं भी जा सकते हैं, इनके आदमी कहीं भी जा सकते हैं, जहाज के अंदर, जहाज के कार्गो होल्ड में, जहां पर सामान के भरा जाता है, और पूरे एयरपोर्ट में कहीं भी वो मूव कर सकते हैं, चल सकते हैं। और जैसे कि खबरें आ रही हैं, अभी ये कंफर्म नहीं है कि चेलेबी में जो 10% शेयर है ना, वो एर्दोगन साहब की बेटी है उनके पास में है। और एर्दोगन साहब की बेटी की जो शादी हुई है, वो जो वहां ड्रोन बनाने वाली कंपनी है ना, उसके मालिक के यहां हुई है। तो ये थोड़ा खतरनाक लिंक है, ये थोड़ा सा खतरनाक लिंक है डॉक्टर प्रवीण जी, और भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज को इसमें काफी सचेत होना पड़ेगा, तुरंत चौकन्ना होना पड़ेगा। और हालांकि और जी काफी सेंसिटिव एरिया होता है। मैं अभी एक दो सवाल और आपने जब बताया, और ये बहुत अच्छा है कि देखिए आपने जो ये एक परिचय और दिया कि एयरपोर्ट की सिक्योरिटी को आप ज्यादा गहराई से समझते हैं। मुझे ये भी बताएं कि इसको, जैसे इस तरह की सर्विसेज चलती हैं, अगर मान लीजिए इसको रोका जाता है संवेदनशील, और तो हमने तुर्की की नीयत तो समझ ली, अर्दोगान साहब की नीयत को समझ लिया हमने। आप ड्रोन भेज रहे हो, वही ड्रोन हमारे ऊपर मंडराते जा रहे हैं। हम जानते हैं कि ये कितना खतरनाक हो सकता है, और तुर्की ने एक तरीके से भारत के खिलाफ स्टैंड लिया है इस युद्ध में। तो अगर कोई कार्रवाई होती है तो ऐसी सर्विसेज को डिसकंटिन्यू करना, नए किसी कंपनी को ये मौका देना, और इसका फाइनेंशियल इंपैक्ट कितना तुर्की पर पड़ता है, ये थोड़े कुछ पहलू हैं जो जरूर दर्शक जानना चाहेंगे। जी प्रवीण जी, क्या है कि इस चेलेबी जो है वो सिर्फ मुंबई एयरपोर्ट पे 70% ऑपरेशंस को कर रही है। 70% मुंबई ऑपरेशंस का 70% हिस्से की ग्राउंड हैंडलिंग एंड कार्गो हैंडलिंग की हिस्सेदारी जो है वो चेलेबी के पास है, जो बहुत बड़ा शेयर है, बहुत बड़े इनके पास स्टाफ हैं। तो और अब सवाल है कि अगर चेलेबी को हम हटाते हैं तो ये ओवरनाइट नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि हमें पैरेलल एजेंसीज खड़ी करनी पड़ेगी जो इस तरह की सर्विसेज हमें दे सके। उनके इक्विपमेंट खड़े करने पड़ेंगे, वो पैरेलल कंपनियां को इतने इक्विपमेंट हायर करने पड़ेंगे। बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं, लैडर्स होते हैं, लिफ्ट करने वाले इक्विपमेंट होते हैं। तो इतने इन्होंने इन्वेस्ट करके यहाँ पर इक्विपमेंट खरीद करके और इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया है। तो अब हमें अगर इनके कॉन्ट्रैक्ट को हटाना पड़ेगा तो इनके जो कॉम्पिटिटर कंपनियां हैं, जैसे बोरुसन लॉजिस्टिक्स है, टाइगर लॉजिस्टिक्स है, एयर इंडिया सैट्स है जिसमें ताज की भी भागीदारी है, तो ये कंपनियां जो धीरे धीरे इनकी हिस्सेदारी खत्म हो गई थी ग्राउंड हैंडलिंग में, हमको इनको फिर से खड़ा करना पड़ेगा और इन कंपनियों को काफी इन्वेस्टमेंट करके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को लाना पड़ेगा, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट ले पाएंगी।
जी डॉक्टर प्रवीण। जी विंग कमांडर साहब, एक और चीज़ हमें थोड़ा सा समझाइए कि हम जानते हैं कि दो देशों के बीच में जब किसी भी तरह का तनाव होता है और भारी विरोध, मुंबई में खास तौर पर हम देख रहे हैं शिंदे गुट तो जमकर विरोध कर रहा है, हर सामान का बैन करने की बात कह रहा है, ये कितना आपको व्यवहारिक लगता है और कितना गंभीरता से इसको लिया जाना चाहिए? डॉक्टर प्रवीण देखिए, मैं बता रहा हूं कि इसमें दो तीन पहलू बहुत ही खतरनाक हैं। अब जैसे दिल्ली का एयरपोर्ट, दिल्ली पर भी चेलबिनास का कॉन्ट्रैक्ट है, चेलेबी का। उनका जो वहां ऑफिस है, उनके जो ऑपरेशन का जो एरिया है, वो दिल्ली में जो वीवीआईपी टर्मिनल है, जहां से हमारे वीवीआईपी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का मूवमेंट होता है, वहां से वो सामने पड़ता है। ये बहुत खतरनाक बात है। मान लीजिए चेलेबी में कोई इन्फिल्ट्रेशन हो जाए, तुर्की के इंटेलिजेंस एजेंसी इंटरवीन करे, कोई अपना प्लांट कर दे अपने आदमी को, और तो वो कुछ भी कर सकता है पाकिस्तान के दबाव में और पाकिस्तान के समर्थन में। वो प्लांट कर दे, अगर उसी की कंपनी है तो कुछ भी किया जा सकता है। भारतीय इतने सेंसिटिव और बड़े एयरपोर्ट्स पे आप ये समझिए कि अगर चेलेबी अचानक अपनी सर्विसेज हटा ले तो 70% ऑपरेशन ठप हो जाएगा एयरपोर्ट का, और भारत के दो सबसे बड़े एयरपोर्ट्स का। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। तो हमें ये मोनोपोली, तो निश्चित रूप से ये प्रश्न चिन्ह उठता है कि मोनोपोली हमें रखना चाहिए इनकी या नहीं रखना चाहिए, और भारत सरकार को काफी सीरियसली इस पर सोचना विंग कमांडर पड़ेगा। साहब, थोड़ा ये इसका आगा पीछा कुछ इतिहास बता सकते हैं? मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं और ढूंढे से भी नहीं मिल रही है, कौन लेकर आया था? और 70% आपके एविएशन की जिम्मेदारी एक देश की कंपनी को सौंप देना, ये अपने आप में कुछ प्रश्न चिन्ह है। अगर आपको इसके विषय में थोड़ी और गहराई से जानकारी हो तो। नहीं, कौन लेके आया था उसकी तो नहीं है, लेकिन मेरे समय में ही इनका काफी विस्तार हुआ था। मैं करीब 2014 में मैंने ज्वाइन किया था, बिगिनिंग ऑफ 2014 में मुंबई एयरपोर्ट पे, और चेलेबी का आगमन हुआ और चेलेबी काफी तेजी से बढ़ी। एक प्रोफेशनल कंपनी के रूप में उन्होंने सर्विसेज देनी शुरू की, अच्छे लोगों की भर्ती की, अच्छी सर्विसेज दिए, उन्होंने अच्छे इक्विपमेंट लाए और काफी इन्वेस्टमेंट करके वो लाए, और इसीलिए बाकी कंपटीटर्स मार्केट से गायब होने लगे। तो ये तो अब मुझे पता नहीं है कि इसके पीछे कोई था या नहीं था, लेकिन उन्होंने सर्विसेज अच्छी दी है। मैं बात दूसरी कह रहा हूं, मान लीजिए चेलेबी को मैं दोष नहीं दे रहा हूं, चेलेबी एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, अभी तक सब कुछ है, ठीक है, प्रोफेशनल सर्विसेज वो दे रहे हैं। लेकिन अगर वो तुर्की की कंपनी है तो क्या तुर्की की सीक्रेट सर्विस पाकिस्तान के लिए अपना किसी आदमी को प्लांट करके यहां कुछ कर सकती है कि नहीं? बहुत आसानी से कर सकती है। मैं विंग कमांडर साहब ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि हम जानते हैं, देखिए, दो स्तर पर लड़ाई होती है। एक तो जो सीमाओं पर होती है, स्ट्रैटेजिकल होती है, कूटनीतिक डिप्लोमेटिक फैसले होते हैं, उस स्तर पर होती है। दूसरी लड़ाई जो होती है ना, वो ये लोगों के दिमाग में जो चल रहा होता है, बहुत सारे नैरेटिव्स होते हैं, इमोशंस, हम देखते हैं इमोशन बड़े हावी होते हैं, और उसका दबाव सरकारों पर भी पड़ता है, सरकार के कदमों पर भी पड़ता है। ये कितना प्रैक्टिकल है? मतलब आप क्योंकि इसको आप ऐसे एक्सपर्ट हैं जो हमसे या कोई भी भावनात्मक रूप से सोच रहा हो उससे ज्यादा बेहतर इस पर टिप्पणी कर सकते हैं कि आज ऐसी कोई कंपनी जिसके पास 70% मैनेजमेंट इन एयरपोर्ट्स का है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राउंड वर्क उनके पास में मौजूद है, इनको हटा दिया जाए या बैन का दबाव आए, तो इस सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं और कैसे हैंडल होगी ये? डॉक्टर प्रवीण, इनको तत्काल प्रभाव से तो नहीं हटाया जा सकता। इसके लिए हमें सपोर्ट और सर्विसेज डेवलप करने पड़ेंगे ऑल्टरनेट कंपनियों के माध्यम से। अभी जो परिस्थिति है, क्योंकि दूसरे कंपनियों के पास मैं जानता हूं, मैं वहां काम कर चुका हूं, उस समय भी नहीं थे इतने इक्विपमेंट कि वो सारे जहाजों को सर्विसेज दे पाए एफिशिएंटली। इन्होंने बहुत करोड़ों रुपए खर्च करके इक्विपमेंट खरीदे, लगाए, लाए, और उसको बहुत एफिशिएंट तरीके से वो उसको मैनेज कर रहे हैं। तो अभी हमको ये देखना पड़ेगा कि अल्टरनेट जो कंपनियां हैं उसको कैसे खड़ा किया जाए और क्या क्या सावधानी बरती जाए, इस पर इंटेलिजेंस एजेंसियां जरूर लग गई होंगी। जी हाँ, आप थोड़ा सा ये, क्योंकि आप एयरपोर्ट सिक्योरिटी को और बेहतर बता पाएंगे, ये भी हो सकता है कि वहां के लोगों को लेकर कुछ पाबंदियां, यानी कंपनी कार्य करती रहे और कुछ बंदिशें लगाई जाए वर्तमान परिदृश्य में? नहीं डॉक्टर प्रवीण, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि क्या होता है, इनके जितने ऑपरेशंस है ना, इनके 80 to 90% ऑपरेशन वो एयर साइड एरिया में है।
एयर साइड एरिया वो होता है जो रनवे, टैक्सीवेज, एयरक्राफ्ट स्टैंड, जहां पर दूसरे एयरपोर्ट एम्प्लॉय को भी जाने की परमिशन नहीं होती है। उसके लिए स्पेशल पास इशू होता है और वो भारत की कंपनी है जो गवर्नमेंट इसको पास देती है और बजाते उसकी वेटिंग होती है, हर आदमी की वेटिंग की जाती है, सिक्योरिटी चेक किया जाता है और तब उसको एयर साइड ऑपरेशन एरिया में काम करने की अनुमति मिलती है और उसका पास इशू किया जाता है। तो ये एक सेंसिटिव एरिया है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। अगर वहां की काम करने वाले किसी आदमी की नीयत बदल जाए तो ये एक डिसास्टर हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है मुझे। जी हाँ जी, एक विंग कमांडर साहब, हम ये भी देखते हैं, अभी तो आपने एविएशन एक्सपर्ट और एयरपोर्ट सिक्योरिटी एक्सपर्ट के तौर पर हमको जानकारियां दे दी। अब थोड़ा रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जो आपकी एक फौजी वाली विंग कमांडर वाली भूमिका है उसमें आइए और हमको ये बताइए, तुर्की का स्टैंड हमेशा से ये रहा है और हम जानते हैं कि तुर्की किस तरीके से इस्लामिक देशों में ख़ास तौर पर अपना एक वर्चस्व बनाने के लिए, और देखो हम साथ में खड़े हैं, हम साथ में खड़े हैं वाली स्थिति में हमेशा रहता है। तो आपको लगता है कि जब ऐसे देशों को ये इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जाती हैं तो कुछ इस पे सोच विचार किया गया होगा, या उस समय बिजनेस एस्पेक्ट को देखा गया, या ये सर्विसेज इन्हीं के पास बहुत अच्छी हैं, किसी और के पास अच्छी नहीं है? ऐसा क्यों हुआ होगा, ये सवाल बार बार मेरे मन में आ रहा है। नहीं प्रवीण जी, मुझे ऐसा लगता है कि इस समय ये सर्विसेज इनको दी गई होंगी, काफी दिनों से दी हुई हैं, सालों से दी हुई हैं। 10 साल तो मुझे ही करीब होने जा रहे हैं, 8-9 साल छोड़े हुए। तो वहां पे क्या है कि उस समय में ऐसी परिस्थितियां नहीं थी। अगर ऐसी परिस्थितियां होती तो हमारे जो संबंध, अभी देखिए वहां तुर्की में भूकंप आया, हम किस तरह से आगे बढ़ के उनको सपोर्ट करने हम वहां पहुंचे। ये तो अभी परिस्थिति बन रही है, अब ऐसी परिस्थिति बन रही है कि अब हमें साफ समझ में आ रहा है कि तुर्की अब भारत का कभी भी हितैषी नहीं रहेगा। न सिर्फ हितैषी नहीं रहेगा बल्कि वो भारत से दुश्मनी हमेशा करेगा। अब कोई बीच का रास्ता मुझे नजर नहीं आता है, एक रक्षा डिफेंस ऑफिसर होने के नाते, कि तुर्की के साथ हमें हर कदम फूंक फूंक के रखना पड़ेगा और हमारे दुश्मन के साथ जो एक देश बहुत ही मजबूती के साथ खड़ा है वो है तुर्की। तो तुर्की के साथ अब हमारे संबंध जो है वो बिल्कुल नहीं रहने चाहिए, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। जी हाँ, हम अगर स्ट्रेटेजिकली देखें तो जहाँ जहाँ सीमाएं जिन जिन की लगती है उनके साथ में एक चुनौती होती है, लेकिन तुर्की का मामला बिल्कुल अलग है। तुर्की एक ऐसा है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना टाइप आ गए हैं ये। अब इनके अपने हित हो सकते हैं, वो चाहे वो इस्लामिक कंट्रीज़ वाला इनका एक जो स्टैंड रहा है वैसा कोई स्टैंड लिया हो, लेकिन जो भी हो फिर भी विंग कमांडर साहब, तुर्की और भारत के संबंधों को क्या आने वाले समय में आप देखते हैं कि एक ऐसा आघात पहुंचा है जो शायद पैच ना हो पाए, या आपको लगता है कि नए सिरे से कुछ विचार होंगे, कुछ चीज़ों पर झटका लगेगा लेकिन कुछ चीज़ें यथावत रहेंगी? देखिए, एर्दोगन जब तक हैं वहां पे सत्ता में तब तक मुझे नहीं लगता कि स्थितियां अब संभलने की अभी कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं मुझे, और ये स्थिति और भी खराब होगी। उनके साथ जो हमारा रिलेशन है तुर्की के साथ, वो ट्रेड भी है, काफ़ी ज़्यादा हम करते हैं तुर्की के साथ, तो वो ट्रेड एंड कॉमर्स पे भी इसका हिट पड़ेगा। ऑलरेडी इसका प्रभाव पड़ने लगा है। स्वतः निर्णय लेकर के हमारी बहुत सारी कंपनियों ने तुर्की का बायकॉट करना शुरू कर दिया है। सरकारी रूप से इसका कोई अभी घोषणा नहीं हुई है या कोई ऐसा स्टैंड नहीं आया है, लेकिन एक पूरे भारत देश में जिस तरह का उबाल आया है तुर्की के खिलाफ में, अभी आज भी उनका वक्तव्य आया, एक जगह खड़े होकर के उन्होंने बिल्कुल पाकिस्तान को अपना भाई बताया और कहा कि हम हर हालत में पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे और अब वो हमारा भाई है। और इस तरह से जानते हुए कि वहां पर किस तरह की आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, किस तरह के आतंकवादी संगठन वहां पनप रहे हैं, कैसे वहां ट्रेनिंग कैंप से, सब कुछ जानता है। ये तो कुछ चिंताएं विंग कमांडर साहब हमारे सामने आई हैं वर्तमान परिदृश्य में, इस पर विचार करेंगे। लेकिन मैं एक इमोशंस की बात कर रहा था, तो देखिए आप मेरे साथ शाइना एनसी भी जुड़ गई हैं, प्रवक्ता हैं शिवसेना की। शाइना जी, आपका बहुत बहुत
स्वागत है। साथ ही साथ विपुल मेहरोत्रा मेरे साथ साइबर एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। विपुल जी, आपका भी स्वागत है। तो विंग कमांडर साय ने अभी साइना जी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी, क्योंकि मुंबई की सिक्योरिटी एयरपोर्ट की वो संभाल चुके हैं। ये जिस एविएशन की बात हो रही है तुर्की बेस्ड कंपनी की, उसके विषय में काफ़ी गंभीर जानकारियां रखते हैं। लेकिन आप लोगों ने एक नई मांग रखी है, आप पूरी तरह से तुर्की के सामान को बैन करने की बात कर रहे हैं। कितना व्यवहारिक है और कैसे अपने इस आंदोलन को आप आगे ले जाएंगे? चाहे वो फल हो, कई ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, कई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी ऐसे प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स हैं जो तुर्की के यहाँ भारत में काफ़ी लोकप्रिय भी हैं। प्रवीण जी, कोई दो सवाल राय मत नहीं हो सकते हैं। हमें टर्की और अजरबैजान को बॉयकॉट करना ही है। हर एक नागरिक इस सोच विचार के साथ सहमति रखते हैं। कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जो सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती है, मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि वो क्यों चुप है टर्की और अजरबैजान को लेके। अब आपको थोड़े आंकड़े पेश करती हूँ। आपको पता है कि 2024 में 5.7 लाख भारतीय नागरिक गए थे टूरिस्ट की दृष्टि से टर्की। उन्होंने जो रेवेन्यू दिया पूरे टर्की को इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, ट्रेड एक्टिविटीज, आप बायलैटरल ट्रेड की बात करें तो इतने सारे प्रोड्यूस है जो हम इंपोर्ट करते हैं टर्की से, नट्स हो, मैकेडेमिया नट्स हो, एप्पल्स हो, और भारत और टर्की के साथ जो संवाद रहा है वो यहाँ तक है कि टर्की में जो बने हुए कपड़े भी भारतीय नागरिक खरीदते थे। लेकिन जिस ढंग से उन्होंने अपने फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर को भेजा पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर को मिलने और कहा कि आप तो हमारे भाई हैं और भाईचारा में हम आपके साथ खड़े हैं, मैं मानती हूँ कि ये बहुत ही अफसोसजनक है, अफसोसजनक। और यहाँ तक हम कहेंगे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुर्की के जो प्रोड्यूस है हम क्यों बॉयकॉट करें। अरे इतने सारे फ्रेटर्निटीज हैं जो अपने बलबूते सामने आए हैं। फिल्म फ्रेटर्निटी की बात करें तो उन्होंने कहा कि हम शूटिंग नहीं करेंगे टर्की में। सिटीजन्स जो ट्रैवल टूरिज्म के लिए जा रहे थे, जहां 5.7 लाख थे 2024 में, वो 0 है आज। तो देश समझता है। और जब आप टर्किश ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं और पाकिस्तान और टर्की ये भाईचारा का पूरा फसाद जो विश्व को देखने मिल रहा है, मैं मानती हूँ कि ये निंदाजनक है। एंड टर्किश एयरलाइंस को भी बैन करना चाहिए, उनके प्रोड्यूस को भी बैन करना चाहिए और उनके साथ कोई ताल्लुकात नहीं रखने चाहिए। देखिए, अब तो आपका सत्ता में दखल भी है, तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है। आमतौर पर सत्ताधारी दल की तरफ से कोई प्रदर्शन होता है तो ये माना जाता है कि वो तो फिर पॉलिसी डिसीजन में चला जाना चाहिए। आप यानी शिंदे गुट की तरफ से कैसे इसको रखा जाएगा, चाहे वो केंद्र में रखना हो, महाराष्ट्र में रखना हो, कैसे आप इसको आगे बढ़ा रहे हैं? व्यावहारिक रूप से प्रैक्टिकली ये चीज़ें बैन हो और गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस भी इसमें हो। शिवसेना पहले दिन से, हमारे नेता आदरणीय एकनाथ शिंदे जी, जब किसी ने ये मुद्दा उठाया भी नहीं, शिवसेना सर्वप्रथम ये मुद्दा उठा के हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया जहां हमने कहा और हमने लिखा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को कि ये है हमारी प्रतिक्रिया, ये समय है आतंक को खत्म करना। लेकिन जो व्यक्ति और जो लोग और जो देश आतंक का साथ दे रहे हैं उसमें टर्की नंबर 1 है। अजरबैजान तो उसके पीछे पीछे सिर्फ धूम हिला के वहां पहुंचे पाकिस्तान के पास। तो कहीं ना कहीं हम सबको देखना है कि जो ये भारतीय नागरिक है वो भारतीय नागरिक टर्की को का खंडन करें, उसको बॉयकॉट करें। और उसी परिप्रेक्ष्य में हमारी पार्टी ने स्पष्ट प्रतिक्रिया रखी है। हमने टर्किश एयरलाइंस के बाहर भी आंदोलन किया। ज़ारा स्टोर जो टर्की में ब्रांड्स, उनका ब्रांड जो है टर्की में बनता है, उसके बाहर भी प्रदर्शन किया। हमने नागरिकों में जागरूकता दी और फिल्म फ्रेटर्निटी जो अपने बलबूते आके उन्होंने पूरा समर्थन दिया और कहा कि हमें कोई भी फिल्म रिकॉर्ड नहीं करना है, शूट नहीं करना है टर्की में। तो मैं मानती हूँ कि छोटे छोटे कदम बल्कि हो, लेकिन हम सबको एकजुट खड़ा रहना है इस मुहिम में। मैं जानता हूँ कि आपका समय थोड़ा सीमित था। कांग्रेस पार्टी के पवन खेरा और कांग्रेस पार्टी के इतने सारे नेतागण हैं जो चुप हैं और हमदर्दी जता रहे हैं टर्की के ऊपर। क्यों ये तुष्टीकरण, क्यों ये हमदर्दी? ठीक,
शाइना जी, मैं जाऊं संजीव जी के पास, विपुल जी के पास, उससे पहले मुझे ये बताएं कि हम प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, इन चीज़ों पर बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो सेलिबी एविएशन है और तुर्की बेस्ड है, और विंग कमांडर साहब बता रहे हैं, हालांकि पुष्ट नहीं है, उन्होंने खुद भी कहा है कि अर्दोगन साहब की बेटी जो है उनका भी शेयर इसमें हो सकता है, इस तरह की भी खबरें आ रही हैं। खैर, इस सब के बीच में सबसे बड़ी तो ये एक मुसीबत हो सकती है, और 70 से 80% आपके एयरपोर्ट की सिक्योरिटी जिस कंपनी के पास हो, उसको एकदम से निकाल भी नहीं सकते हो, क्योंकि उसके स्तर की कोई कंपनी को लाना और इस पूरे काम को ट्रांसफर करना ये आसान नहीं होगा। तो आपका विरोध कैसे उस स्तर तक जाएगा कि आप पूरे बड़ी चोट करिए? फिर सेब फल तो ठीक है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स ठीक है, थोड़ा ये इस बड़ी कार्रवाई की तरफ भी बढ़ना चाहिए। देखिए, जब बॉयकॉट की बात करते हैं तो बॉयकॉट सिर्फ एक जगह सीमित नहीं होता है। हम चाहेंगे कि ये बॉयकॉट 100% फुल प्रूफ हो। अब आपने बहुत सारे सवाल पूछे हैं, इसके पहले मैं भारत की प्रतिक्रिया स्पष्ट करूं। शिवसेना खड़ी है आदरणीय प्रधानमंत्री के साथ। आदरणीय प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? वो आतंक को खत्म कर रहे हैं। ये कोई वॉर ऑन सिविलियंस नहीं है, ये वॉर है आतंकवादियों और आतंकवादी संगठन को खत्म करने। जो आपने बहावलपुर में देखा और मुद्रिके में, वो क्या स्पष्ट होता है? ये है द ग्लोबल यूनिवर्सिटीज ऑफ टेररिज्म। 26/11 की बात करें, 9/11 की बात करें, हमारे यहाँ पार्लियामेंट अटैक्स जो 2002 में हुए थे, कहीं भी ये सभी लोगों का साथ था। अब वहां सबको पता है कि भारत का आतंक से झगड़ा है, और वहां तुरंत टर्की के एम्बेसडर जो पाकिस्तान में पोस्टेड है, वो जाते हैं और फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर को मिलते हैं। फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर टर्की के जाते हैं स्वयं पाकिस्तान और कहते हैं कि ये तो हम आपके साथ, ये भाईचारा है हमारा और हम खड़े हैं आपके साथ। तो बॉयकॉट सिलेक्टिव नहीं हो सकता है प्रवीण जी, बॉयकॉट हैज टू बी फुल प्रूफ। छोटा सा छोटा हो, आम सेब, एक सेब हो, मैकेडेमिया नट्स हो, क्लोथिंग मैंने प्रोडक्ट्स। सिर्फ ये साइना जी इसलिए पूछा क्योंकि सेलिबी एविएशन को लेकर ये खबरें अभी मीडिया तक सीमित हैं, सरकार की तरफ से या किसी और राजनीतिक प्रतिक्रिया का अभी भी इंतजार है। तो अभी ये मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए या जितनी इंफॉर्मेशन मिल पाई है कि टर्की बेस्ड ये कंपनी है और ये कितना गंभीर परिणाम हो सकते हैं, इसकी एनालिसिस चल रही है, लेकिन इस पर कोई अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट सरकार की तरफ से नहीं है। पर आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में इस पर जरूर विचार किया जाएगा? मैं ये स्टैंड मानूं आपका। बिल्कुल आएगा, जरूर आएगा। फिलहाल तो सरकार अपनी काम कर रही है, वो है ये आतंकवादियों को खत्म करना। इन द स्कीम ऑफ थिंग्स हमें कैसे पता चला कि वो ड्रोन्स जो पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया वो टर्किश मैन्युफैक्चर्ड है? सबको पता है, ये अंतरराष्ट्रीय वर्ल्ड कम्युनिटी को भी पता है। तो बॉयकॉट की जब आप बात करते हैं, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे सेंटिमेंट बहुत जरूर है, और भारत के नागरिक बहुत ही सक्षम है, बहुत ही संवेदनशील है, और वो खड़े हैं हमारे साथ इस जंग में। और इस आवाम को जब हम जा रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये सिर्फ शिवसेना की बात नहीं है, हर एक भारतीय नागरिक को सोचना चाहिए, सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए। मतलब कुल मिला के तुर्की का हर लेवल पर विरोध होगा, ये आप लोगों का स्टैंड है। आप देश की सरकार, भारत के प्रधानमंत्री जो भी कदम उठा रहे हैं आतंकवाद के खिलाफ, उसमें पुरजोर तरीके से आपका समर्थन है, और आतंक के खिलाफ ये भी एक लड़ाई है। संजीव जी, कुछ स्टैंड सामने आए हैं जिसमें विंग कमांडर साहे ने तो बताया सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण बिंदु रखे हैं। आप मुझे थोड़ा सा ये सेलिबी एविएशन के बारे में और इसकी व्यावहारिकता, कि अगर इसका विरोध होता है तो इतना आसान नहीं होगा कि एक कंपनी को हटा दिया जाए, या आपको लगता है तुर्की के साथ कुछ संबंधों को रिवाइज किया जाएगा, कुछ जगहों पर कुछ फिर से पुनर्विचार होगा? अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिहाज से मुझे बताएं कि अब वर्तमान में क्या स्थिति तुर्की भारत के संबंधों की रहने वाली है? देखिए प्रवीण जी, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो ऑपरेशन सिंदूर को और पूरे कॉम्प्रिहेंसिव काउंटर टेररिज्म जो रिस्पांस हमने किया, सिंधु जल समझौते से लेकर के और मिलिट्री स्ट्राइक तक, उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री ने स्वयं इस बात की घोषणा की थी कि आतंकवाद के संदर्भ में हमने एक ऊंचा बार कर दिया है, बार ऊंचा हायर बार सेट कर दिया है, एक न्यू नॉर्मल की उन्होंने बात कही थी। और उस न्यू नॉर्मल में ये स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा था कि अब से यहाँ से ये जो नया भारत है वो आतंकवादियों में और आतंक को पनाह देने वालों में कोई फर्क नहीं करेगा, और जो भी ऐसे एक्टर्स हैं जो कि आतंकवादियों को सपोर्ट करने का कार्य करेंगे, उनके ऊपर भी कॉस्ट इंपोज की जाएगी। और ये जो कॉस्ट इंपोज करने की जो प्रक्रिया है
वो मेरे विचार से टर्की के संदर्भ में निसंदेह की जानी चाहिए। और मैं शाइना एनसी जी को और उनकी पार्टी शिवसेना को बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है और इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। जहां तक सरकार की प्रतिक्रिया का प्रश्न है, तो मेरा ऐसा मानना है कि भारत की सरकार ऐसे विषयों को के ऊपर बड़े ही विवेकपूर्ण तरीके से और एक संतुलित तरीके से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। और हमने मालदीव्स के संदर्भ में प्रवीण जी देखा था कि मालदीव्स की जो सरकार में अनेक ऐसी एंटी इंडिया एक्टिविटीज की जा रही थी और उस समय हमारी सरकार ने मालदीव्स के सारे एंटी इंडिया एक्टिविटीज के बावजूद भी अपने सर, एंगेजमेंट को दैट्स बनाए माय रखा था। पॉइंट। लेकिन संजीव जी, क्या जो भारत आपको की लगता है तुर्की पर ऐसा कोई दबाव बने कि वो अपना स्टैंड बदले तो फिर से विचार हो सकता है? देखिए, दबाव बनाने की आवश्यकता है और इसी वजह से मैं कहता हूं कि ये जो आंतरिक रूप से राजनीतिक दलों के द्वारा, शिवसेना के द्वारा ये जो इनिशिएटिव लिया गया, इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देश की जनता के क्या सेंटिमेंट्स हैं, हमारे देश के अंदर किस तरीके के डिस्कशंस हैं, किस तरीके की राजनीतिक दलों के द्वारा इसको रिस्पॉन्ड किया जा रहा है, ये टर्की को पता चलना चाहिए। टर्की के ऊपर कॉस्ट इम्पोज होनी चाहिए। टर्की के संदर्भ में हमने देखा, जैसा कि शाइना जी ने बताया, कि मिनिस्ट्रियल विजिट्स हो रही हैं। भारत रिस्पांस करने की तैयारी में सभी जानते हैं कि वो था। उसके पहले नेवल शिप्स, वॉर शिप्स आ रही हैं। हमने कार्रवाई करने के बाद वहां पर C-130J जो एक बहुत ही बड़ा मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, वो वहां पर विजिट करता है और लगातार टर्की की तरफ से बयान भी दिए जा रहे हैं। और इसमें मैं स्पष्ट रूप से प्रवीण जी कहना चाहता हूं कि टर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यप एर्दोगान ने टर्की की इमेज को बहुत ही नकारात्मक तरीके से प्रभावित किया है। उनकी जो मंशा है वो मुस्लिम वर्ल्ड के नए लीडर के तौर पे एक नए खलीफा के रूप में अपने आप को स्थापित करने की है। और ये जो उनकी जो महत्वाकांक्षा की वजह से उन्होंने पूरे विश्व में रिलीजियस डिवाइड्स को पैदा करने का काम किया है, डिवाइसिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और वो आर्मेनिया अजरबैजान के युद्ध में उन्होंने अजरबैजान का साथ इसलिए दिया था क्योंकि अजरबैजान एक मुस्लिम बहुल राष्ट्र है, आर्मेनिया एक क्रिश्चियन बहुल राष्ट्र है, और दोनों के बीच में टकराव को बढ़ा करके और एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, धर्मों के बीच में टकराव को बढ़ा करके उन्होंने मुस्लिम वर्ल्ड के एक लीडर के रूप में अपने आप को स्थापित करने की साजिश रची। और ये जो टर्की की का जो अप्रोच है अपनी लीडरशिप को स्थापित करने में, इस तरीके मैं संजीव जी इस पर तो एक लंबा डिस्कशन हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी देश, ये बात सही है कि खलीफा बनने की दौड़ में पहले इराक, वो तो खत्म मामला, ईरान अभी भी लगे हुए हैं, खमेनी लगे रहते हैं, तुर्की का अपना एक स्टैंड रहता है, लेकिन वो अपना ये स्टैंड बदल देंगे ये थोड़ा अभी मुश्किल रहेगा। इस पर बात और हो सकती है। लेकिन एक बार फिर जो एविएशन सिक्योरिटी पर हम बात कर रहे थे, विपुल जी भी हमारे साथ बड़ी देर से जुड़े हुए, मैं माफ़ी चाहूँगा विपुल जी आपके पास आ नहीं पाया, लेकिन आप समझ रहे होंगे कि अलग अलग एंगल्स जो हैं वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे विंग कमांडर्स आए हों, ये सारे जानने ज़रूरी थे। मुझे बताएं कि साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से कोई विदेशी कंपनी का एयरपोर्ट में एक तो एंट्री होना, हालांकि विंग कमांडर साहे ने उसके बारे में बताया कि सिक्योरिटी के बहुत सारे ग्लिचेस हो सकते हैं, लेकिन आप मुझे बताएं कि ये कितना गंभीर है। और अब क्योंकि हम देख रहे हैं मॉडर्न सोसाइटी, वॉरफेयर, सारी चीज़ें डिजिटलाइज हो गई हैं, तकनीक से संबंधित हैं, तो आज के दौर में आप संबंधों में तकनीक को कैसे देखते हैं और इसमें किस तरह की सुरक्षा की आवश्यकता है? थैंक यू डॉक्टर तिवारी फॉर हैविंग मी हियर। देखिए, अगर मैं साइबर सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से बात करता हूं तो हाइब्रिड वॉरफेयर का एरा है। हाइब्रिड वॉरफेयर एरा में साइबर सिक्योरिटी और फॉरेंसिक्स का सबसे बड़ा रोल प्ले होता है। जहां तक बात हम करते हैं एविएशन सिक्योरिटी में और इसको बेहतर मजबूत करने की स्थिति में, तो जो हिंदुस्तान में बहुत अच्छी चीजें हैं कि कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो सक्रिय हो रहे हैं आफ्टर 2012 आई वुड से। तो बहुत सारी चीजें ऐसी आनी शुरू हो गई और कई ऐसे डिपार्टमेंट्स आने शुरू हो गए जिन्होंने सुरक्षा हेतु कई सारी चीजों को सक्रिय करना शुरू कर दिया। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, जो ऑलरेडी एविएशन सिक्योरिटी में काम करता है डिपार्टमेंट, इसके कई सारे ऐसे पॉलिसीज हैं जो पिछले 3 साल में बहुत एक्टिवेट हुए हैं और आने वाले 5 साल में वो और एक्टिवेट होते जाएंगे। तो बड़ा स्ट्रिंजेंट बना देंगे वो कंपनीज को सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। इसमें डेटा प्रोटेक्शन लॉ, डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस, जो सिक्योरिटी पॉलिसीज को मेंटेन करके डेटा को रेगुलेट करके सिक्योर करना है, ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह जब डेटा जाए तो उसकी पहचान और उसकी सेफ्टी
पूरी तरीके से मेंटेन हो, एनक्रिप्शन लेवल्स बहुत सारे से मेंटेन हो। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे हो रही हैं। हाँ, मैं ये मानता हूं कि इसको करने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन मैं आज से 4 साल पहले के अगर उसमें कंपेयर करूं तो अब चीजें बहुत बेहतर हो गई हैं। एविएशन सिक्योरिटी में आने वाले 5 साल में चीजें और ज्यादा बेहतर हो जाएंगी। हम इसके कितने तहत कई सारे कॉम्पिटिटिव हैं प्रपोजल्स विपुल जी, हम कितने कॉम्पिटिटिव हैं, क्योंकि एडवांस हुई हैं तो वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, दुश्मनों के लिए और दुनिया के तमाम देशों के लिए हुई हैं। जी जी, बिल्कुल, ये बात आपकी सही है कि देखिए दुनिया में हर एक ने एडवांस किया है, लेकिन हिंदुस्तान अपने सुरक्षा हेतु ये चीजें देख रहा है। और चाहे ये बहुत एक दुखद इंसिडेंट हुआ था और ऐसे इंसिडेंट्स नहीं होने चाहिए। ऐसे इंसिडेंट्स को कई ऐसे इंसिडेंट्स को फेल करने के लिए ही ये सुरक्षा एजेंसीज और ज्यादा सक्रिय हो गई थी, और इन्होंने बहुत अच्छा काम करते हुए आगे काम शुरू किया है। मैं इसमें जरूर एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जो एनक्रिप्शन लेवल्स हैं वो हिंदुस्तानी पॉलिसीज और हिंदुस्तानी टेंडर्स के तहत बहुत अच्छे हो गए हैं अब, और आने वाले 5 साल में आपको इसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जहां तक बात है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी लेवल की और आईएसएमएस मेंटेन करने की, चाहे वो एविएशन सिक्योरिटी हो, चाहे वो एयरलाइन सिक्योरिटी हो, चाहे वो उसका लॉजिस्टिक्स पोर्शन हो, ये तीनों एरियाज में बहुत ज्यादा अच्छा काम हो रहा है, और आने वाले 5 साल में तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। चलिए, इस विषय पर बड़े दो बड़े अच्छे मेहमान विपुल जी हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक, विंग कमांडर आलोक सहाय जी ने तो अभी काफ़ी जानकारियां, वो मुंबई की वो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी को हेड कर चुके हैं और खुद एक फौजी के तौर पर, विंग कमांडर के तौर पर उनको युद्ध का बड़ा गहरा अनुभव है। संजीव जी फॉरेन अफेयर्स को बहुत गहराई से समझते हैं। तो मुद्दा जो है इसको ऐसे अब समझा जाए। विंग कमांडर साहब, आपने अभी तक जितनी भी चर्चा को सुना उसमें देखिए, मैं ऐसे मानता हूं एक पॉलिटिकल आप देखते हैं कि मुद्दे को उठाया जाता है, वो इमोशंस की बात है, जनता में कैसे जाता है, राजनीतिक इच्छा शक्ति, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। दूसरा, एक व्यवहारिकता के विषय में भी आपने बताया था। तीसरा, तुर्की और हमारी इंटरडिपेंडेंसी, यानी कि क्या हम तुर्की को बिल्कुल खारिज करते हुए या एक बिल्कुल लड़ाई के हाँ अब देखेंगे, अब हम तुमको बताते हैं टाइप की मुद्रा में जाएं, या जैसे संजीव जी से बातचीत में मालदीव का उन्होंने एक अच्छा एग्जाम्पल दिया। मालदीव ने कुछ ऐसा किया, हालांकि तुर्की और मालदीव में काफ़ी फर्क है और इंटरडिपेंडेंसी में भी। क्या तुर्की पर ऐसा कोई दबाव बनाने की अभी हमारी स्थिति है? देखिए, तुर्की पर दबाव बनाने की स्थिति भले ही हो, लेकिन तुर्की ने जिस तरह का स्टैंड लिया है इसमें, उसको हम अब बदल नहीं पाएंगे निकट पास के भविष्य में, मुझे नहीं लगता है। क्योंकि देखिए, ये सिर्फ वो ड्रोन्स देने वाली बात नहीं है, पहले से ड्रोन्स दिया होगा, चलो मान लेते हैं। आप देखिए, उन्होंने कराची को बचाने के लिए नेवल वॉरशिप वहां पोजीशन कर दी थी, विच इज ये मतलब एक बहुत ही डायरेक्ट, मतलब वो कॉन्फ्लिक्ट के मोड में, मतलब तुर्की ने ये मैसेज देने का प्रयास किया कि हम मिलिटरली भी इन्वॉल्व होंगे पाकिस्तान को बचाने के लिए। ये तो बड़ा खतरनाक संदेश है, और ये भारतीय प्रशासकों को और भारतीय सेना को ये मैसेज मिला है, और इस पर जरूर काम चल रहा होगा। और एर्दोगान का जो विश्व राजनीति में जो उनका स्टैंड रहा है, नाटो में रहने के बाद भी, वो एक बहुत ही मुस्लिम समाज को इकट्ठा करके वो खलीफा बनने का जो उनका सपना है, उसी सपना के तहत वो अपना एजेंडा चला रहे हैं। और वो एजेंडा वो अभी निकट भविष्य में मुझे नहीं लगता है कि वो जल्दी छोड़ेंगे। अब जहां तक बात आई कि हम उनके ऊपर कितना प्रेशर डाल सकते हैं, देखिए, जहां तक व्यापार की बात है प्रवीण जी, करीब $3 बिलियन के आसपास हम उनके यहाँ से इंपोर्ट करते हैं, और 6 बिलियन से ज्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो व्यापार तो हमारा ही पक्ष में है अभी, ठीक है। तो हमें अब ये बहुत सोच समझ के निर्णय लेना पड़ेगा कि हमें व्यापार उनसे बंद करना है, और बंद करना है तो ठीक है, हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। दूसरी बात मैंने कहा जैसा आपसे कि अगर चेलिबी का अगर ऑपरेशंस बंद करना है, कटेल करना है, तो हमारे पास अभी तत्काल कोई एजेंसी नहीं है जो कि सारे एयरलाइंस को इमीडिएटली हैंडल कर सके। इसके लिए हमें ऑल्टरनेटिव एजेंसीज को खड़ा करना पड़ेगा। उन 3 कंपनियों का जो मैंने नाम लिया, जो चेलिबी के कॉम्पिटिटर्स हैं। अभी खतरा देखिए क्या है डॉक्टर प्रवीण, जो मैंने पिछली बार भी बताया कि अगर ये कंपनी तुर्किस्तान की है, ये सब जानते हैं,
कि ये कंपनी अपने आप में एक प्रोफेशनल इंटरनेशनल कंपनी है, सिर्फ भारत में काम नहीं कर रही है, बहुत सारे देशों में काम कर रही है और बहुत अच्छी तरह काम कर रही है। लेकिन अगर चूंकि ये तुर्की की कंपनी है, तो क्या तुर्की की सीक्रेट सर्विसेज इसका लाभ नहीं उठा सकती हैं? कभी किसी मौके पे सबोटाज नहीं कर सकती हैं इनके माध्यम से? ये प्रश्न है, क्योंकि इनका जो ऑपरेशन है वो जहाजों के पास होता है, जहाजों के लोडिंग में होता है, जहाजों के जहां रिफ्यूलिंग हो रही है, जहाजों के जहां पैसेंजर्स चढ़ रहे हैं, उनके बैगेज उतारे जा रहे हैं, बैगेज चढ़ाए जा रहे हैं, ये सारे ऑपरेशंस ये लोग करते हैं वहां पे। इनके ऑफिसेज जो है, जैसा कि मैंने बताया, दिल्ली में जो वीवीआईपी टर्मिनल है उसके सामने है, वहां से व्यू में है। तो कुछ भी, ये थोड़ी सी खतरनाक चीजें हैं। तो हमें अब सिक्योरिटी एजेंसीज, मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूं इस बात पे कि सिक्योरिटी एजेंसीज के कान खड़े हो गए होंगे और वो इस तरफ ध्यान निश्चित रूप से उनका चला गया होगा कि हमें क्या कदम उठाने हैं अब फूक फूक के। जी हाँ, मैं पूरा समय अभी जब चर्चा चलती रही संजीव जी, यही विचार कर रहा हूं कि इसकी व्यवहारिकता क्या है। मतलब ठीक है कि नाराजगी है, तुर्की ने एक तरीके से, ये ऐसा हो गया कि तुर्की आ गया पाकिस्तान के सपोर्ट में, और पहले भी जानते थे, लेकिन वो अपने हथियार भेज देगा, अपने जहाज खड़े कर देगा, जैसी स्थितियां बनेगी पता नहीं। इसके बारे में हमने कितना विचार किया, पर हमने ये भी देखा है कि क्या जब अंतर्राष्ट्रीय दो देशों के बीच में कोई विवाद चल रहा है, और वो भी तब जबकि भारत के समर्थन में पूरी दुनिया खड़ी दिखाई दे रही है, तुर्की के स्टैंड पर अमेरिका कुछ नहीं बोलेगा, तुर्की के स्टैंड पर रशिया या दुनिया का कोई और देश कुछ नहीं बोलेगा। भारत के अकेले दबाव बनाने से कैसे काम चलेगा? और क्या आपको लगता है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनेगा या फिर नहीं? देखिए प्रवीण जी, टर्की को अगर भारत को चेक में रखना है और उसके मंसूबों पे लगाम लगानी है, तो हमें भी जो काउंटर स्ट्रेटजिक मूव्स लेने होंगे। टर्की के जो संबंध है वो ग्रीस, साइप्रस, आर्मेनिया जैसे राष्ट्रों के साथ अच्छे नहीं है। और भारत और मैं एक बात तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी कहना चाहता हूँ कि टर्की के जो मुस्लिम वर्ल्ड के नए खलीफा बनने की उनकी जो महत्वाकांक्षा है अर्डोगान की, उसको सऊदी अरबिया और यूएई भी पसंद नहीं करते। और सऊदी अरबिया और यूएई तो पाकिस्तान से एक बार इतने नाराज हुए थे क्योंकि पाकिस्तान के जो इमरान खान के समय के जो विदेश मंत्री थे, उन्होंने जो जिस तरीके के टर्की के साथ अपने संबंधों को बढ़ाने की कवायद की थी, उससे एक बार ऐसी भी स्थिति बनी थी कि सऊदी अरबिया ने पाकिस्तान को कर्ज के कुछ पैसे उसने मांगे और देने से उसमें मना कर दिया था और अपनी नाराजगी भी व्यक्त की थी। तो ये जो टर्की के द्वारा, जो अर्डोगान के द्वारा अनेक जो नकारात्मक स्टेप्स लिए जा रहे हैं, उससे वो अपने शत्रुओं को बढ़ाते जा रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि आर्मेनिया, ग्रीस, साइप्रस के साथ उनके हिस्टोरिकल जो विवाद भी है, आर्मेनिया अजरबैजान की वजह से आर्मेनिया को उन्होंने अपने विरोध में खड़ा कर लिया है। सऊदी अरबिया, यूएई भी अच्छे विचार नहीं रखते हैं, उनके बारे में अच्छी इमेज नहीं है। तो ऐसे में इन राष्ट्रों के साथ यदि अपने संबंधों को हम और अधिक गहरा करें, और जैसा कि हमने देखा कि आर्मेनिया को हमने अपने पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम को भी दिया है, साइप्रस और ग्रीस के साथ भी हमारे संबंधों को लगातार बढ़ाने की कवायद की जा रही है। तो भारत के द्वारा बिना कुछ इसके बारे में सीधा सीधा कहे हुए अनेक ऐसे मूव्स लिए जा रहे हैं, लेकिन हम उन मूव्स को, उन स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप को और अधिक बढ़ा करके, जिस तरह से टर्की हमें इस तरीके से घेरने की कोशिश कर रहा है, हमें टर्की को उसके जो पोटेंशियल एडवर्सरीज हैं उनके माध्यम से भी हम घेर सकते हैं और इस तरह से उसके मुंह पर लगाम लगा सकते हैं। दूसरा, जो इस तरीके के जो स्टेप्स लेना कि जिसमें कि उनका जो व्यापारिक इंटरेक्शन है उसको कम करके, जो हमारे ट्रेवलर्स हैं, जाहिर है कि उन्होंने अपने रोष को और गुस्से को दिखाया है और उससे भी उसके ऊपर कॉस्ट इम्पोज होगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि चाहे डिप्लोमेटिक तरीके से भी, इकोनॉमिक तरीके से भी, और जैसा कि साहब ने बिल्कुल सटीक तरीके से, इंसाइटफुली, उनका बहुत गहरा अनुभव है इस सारे विषयों पर, उन्होंने कहा कि ऐसे जो टर्की की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो बहुत ही संदिग्ध तरीके की गतिविधियों में इन्वॉल्व रही है। हम सब जानते हैं कि उनके जो बड़े आतंकवादी संगठनों के साथ संबंध रहे, और भारत में तो जो PFI, जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऊपर एक जो बड़ी रेड की गई थी, और जो उसके ऊपर, इस संगठन के ऊपर जो आरोप है जिसकी की अभी जांच चल रही है NIA के द्वारा, उसमें ये भी इस तरीके के आरोप थे कि उनके जो संबंध है वो टर्की की इंटेलिजेंस के साथ भी थे। तो ये अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज का इस्तेमाल करते हुए ये जो रेडिकल इस्लामिस्ट सोच रखने वाले जो अर्डोगान है,
वो ऐसी सर्विसेज का दुरुपयोग भी कर सकते हैं और राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है। और एसएलए एक बहुत ही बड़ी फर्म है, तो ऐसे में इस सारे विषयों को भी हमें बहुत ही सतर्कता के साथ डील करना होगा। टर्की को एक स्पेशल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। टर्की के साथ एज यूजुअल नहीं हो सकता, भारत को बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है और भारत के नागरिकों को जाहिर है कि उनके द्वारा जो अपनी रिस्पॉन्सेस को व्यक्त किया जा रहा है, राजनीतिक दलों के द्वारा जो रिस्पॉन्सेस व्यक्त किए जा रहे हैं, वो जाहिर है कि टर्की को ये अवश्य खबरें पहुंच रही संजीव जी, होंगी। हाल के दिनों में मैंने जैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को देखा, उसमें मुझे ऐसा लगा कि ये इंडिविजुअल्स की लड़ाई ज्यादा दिखाई, देशों का नहीं। हम कभी बात करते थे दो देशों की, यहां पर इंडिविजुअल्स ज्यादा सामने आ जाते हैं। हम देखते थे बाइडन के बाद ट्रंप आए, भारत के साथ में अमेरिका के संबंध अलग होंगे। इधर अर्दोगान के बारे में आपने बताया, इसी तरीके से हम देखते हैं वहां असीम मुनीर बैठा हो। यानी इंडिविजुअल्स जो हैं वो ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स को, बजाय देशों के संबंध के। हालांकि अपने आप में एक अलग विषय है। मैं विपुल जी आपका एक छोटा सा इसमें इनपुट जरूर लेना चाहूंगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हम सूचना के या कम्युनिकेशन की एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां पर इंफॉर्मेशन, मिस इंफॉर्मेशन, नरेटिव, प्रोपेगेंडा, इसका खेल बड़ा जमकर चल रहा है। और यह लड़ाई इतनी बड़ी है जो हकीकत से बिल्कुल अलग दुनिया में, ये जितना दबाव है, अभी आपने देखा कि इसको बंद कर दो, उसको बैन कर दो, ये कर दो, इसकी व्यावहारिकता नहीं पता होती। हमें यह पता है कि बस इसको बंद करो, ये दुश्मन है, ये एक इमोशन है, होना भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट इस इंफॉर्मेशन की लड़ाई में भारत कहां आपको दिखाई देता है, खासतौर पर तब जब पाकिस्तान ने अपने झूठे प्रोपेगेंडा को बिल्कुल सत्य की तरह रख दिया। मेरे पास ऑस्ट्रेलिया और कई अन्य जगहों पर जहां मित्र हैं, उनके मैसेजेस आते हैं, अरे आप लोग कुछ और बताते हैं, ये देखिए ये यहाँ का मीडिया ऐसा दिखा रहा है, वैसा दिखा रहा है। तो मैं उनको बताता हूं ये चाइनीज प्रोपेगेंडा है, पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा है, लेकिन ये जमकर फैल रहा है। इस लड़ाई में हम कहां हैं? देखिए, ये बिल्कुल आपकी वाजिब बात है कि एक फॉल्स नैरेटिव और एक ग्लोबल नैरेटिव, ये एक अलग युद्ध छिड़ा हुआ है और ये हाइब्रिड वॉरफेयर का एक पार्ट होता ही है। इंफॉर्मेशन इसमें एक बहुत बड़ा पैकेज प्ले करता है। देखिए, अगर मैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात करता हूँ तो हिंदुस्तान कहीं से कोई कम नहीं है। जहां तक नैरेटिव्स की बात है तो ग्लोबल नैरेटिव्स को सेट करने के लिए बहुत सारा डेटा और फैक्ट्स चाहिए होते हैं। अच्छी बात यह है कि हिंदुस्तान जो है वो कभी भी फैक्ट्स को बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करता नहीं है, हालांकि करता ही नहीं है। मैनिपुलेशन से हम लोग बिलीव नहीं करते हैं। हम लोगों के पास काम बहुत है करने के लिए, तो मैनिपुलेशंस और स्क्रिप्ट करने में हमारे पास टाइम इतना ना है और ना हम लोगों की वो फिलॉसफी रही है। इतिहास भी उस चीज में विश्वास नहीं रखता हमारा। जब ग्लोबल नैरेटिव्स की बात आती है तो ग्लोबल नैरेटिव्स में हम लोग डेटा और फैक्ट्स जब रखते हैं तो उसमें हमें समय लगता है। तो वो समय जो लगता है, उस समय लगने की वजह से कुछ नैरेटिव्स, फॉल्स नैरेटिव्स बीच में प्लेस हो जाते हैं। आप मतलब देखेंगे बीच में बहुत सारी बातें हुई, लेकिन इन 15-20 डेज चीजें, सही चीज सामने आने लगी, सबको, पूरी दुनिया को समझ में आने लगा कि हुआ क्या, पूरी दुनिया को समझ में आने लगा कि किस तरीके से हम लोगों ने जवाब दिया, हम क्यों सही हैं, वो क्यों गलत हैं। तो सही और गलत का फेयर जो है वो सबको, पूरी दुनिया को दिखा भी। अब ग्लोबल नैरेटिव्स में धीरे धीरे चीजें और क्लैरिटीज आएंगी, इंफॉर्मेशन ज्यादा जाएंगे, डेटा और फैक्ट ज्यादा जाएंगे। मैं फैक्चुअली आपको ये बता सकता हूं कि हमारी जो सिक्योरिटी पॉलिसीज हैं वो बिल्कुल तथ्य पे हैं। इस इंसिडेंट के पहले भी हमने कई सारे ऐसे प्रपोजल्स दे दिए थे जो ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट होने शुरू हो गए। और चाहे वो बॉर्डर कंट्रोल सिस्टम हो, ऑटोमेटेड इंटरनेशनल बॉर्डर कंट्रोल सिस्टम हो हमारे एयरपोर्ट्स पे, चाहे वो ई बोर्डिंग सिस्टम्स हो हमारे एयरपोर्ट्स पे, चाहे वो ग्लोबल नैरेटिव का पर्सपेक्टिव हो एविएशन के तर्ज पर, ये सारी चीजों पे हमारे जो चीजें हैं फैक्ट्स और डेटा पे ही जाती हैं। तो मेरे ख्याल से 15-20 दिन और दीजिए, जो ग्लोबल नैरेटिव है वो आपके फेवर में डेफिनेटली आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि डेटा और फैक्ट्स तो कहीं भी छुपेंगे ये आपने बड़ी अच्छी बात बोली। मैं तो चाहता हूं कि कभी इस पर भी विस्तार से बात हो, लेकिन अब क्लोजिंग कमेंट, बहुत शार्प कमेंट्स। विंग कमांडर साहब, नेक्स्ट क्या होगा तुर्की के साथ? भारत सरकार निश्चित रूप से इसके ऊपर काफी विचार कर रही होगी कि हमें तुर्की के साथ कैसे संबंध रखने हैं। लेकिन जो एविएशन सेक्टर का ये जो मामला है ये थोड़ा खतरनाक है और भारत सरकार को तुरंत ऑल्टरनेटिव्स इस पर सोचने होंगे। ऑल्टरनेटिव्स दो हो सकते हैं, एक तो हमें पैरेलल दूसरे एजेंसीज को भी खड़ा करना पड़ेगा, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप करने के लिए उनको प्रोत्साहित करना पड़ेगा, और दूसरा हमें कड़ी नजर रखनी पड़ेगी ताकि कोई फ्यूचर में, भविष्य में कोई
गलत जी। इस्तेमाल तुर्की की सीक्रेट एक सर्विसेज एक शॉर्ट कमेंट क्लोजिंग सेम सवाल पर भारत में। संजीव जी आपका भी। देखिए प्रवीण जी, टर्की को के संदर्भ में हमें विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। टर्की की जो भी एंगेजमेंट्स भारत में हैं, उसके ऊपर एक वॉच होनी चाहिए, एक क्लोज हमें उसके ऊपर एक नजर रखनी होगी कि टर्की से जुड़े हुए जो भी यहाँ पर एजेंसीज हैं, कंपनीज हैं, फर्म्स हैं, वो क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं, जी। उन सभी को एक सतर्कता बरतनी होगी। टर्की के संदर्भ में भारत की सरकार का जो रुख होगा वो मेरे ख्याल से जो एक विवेकपूर्ण संतुलित रुख अवश्य होगा। लेकिन जो देश की जनता है वो जिस तरीके से अपने रोष को व्यक्त कर रही है, राजनीतिक दलों का भी उसे समर्थन मिल रहा है, ऐसे में मेरा ऐसा मानना है कि टर्की के ऊपर एक इससे प्रेशर जरूर बिल्डअप होगा, जैसा कि हमने मालदीव के केस में देखा सो था। डिप्लोमेटिक चैनल्स होते हैं, कूटनीति एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और भारत ने अभी तक वैश्विक संबंधों को लेकर जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपनी पहचान बनाई है, निश्चित तौर पर देखना होगा कि आने वाले समय में हम तुर्की पर क्या दबाव डाल पाते हैं। विपुल जी आपका धन्यवाद, विंग कमांडर सहाय आपका बहुत बहुत धन्यवाद और संजीव जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप चर्चा में जुड़े। तो सेलेबी एविएशन ये बेशक टर्की का एविएशन है और भारत के एयरपोर्ट में बड़ा सेक्टर है जहां पर, और ख़ास तौर पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है जहां पर तुर्की की ये कंपनी कार्यरत है। अब इसको लेकर सरकार का क्या रुख रहता है ये आने वाले दिनों में साफ होगा। बड़ी खबरों पर लगातार पल पल का अपडेट भारत एक्सप्रेस पर जारी है।